my dear students. I welcome you all in my YouTube channel. Today I'm going to start your first lesson of Flamingo. That is the last lesson. इसके ऑथर हैं अल्फोंसे डोडेट. तो अगर हम लास्ट लेसन की बात करें, सबसे पहले हमें ऑथर के बारे में पढ़ना होगा. Who was born in 1842 1897. और ये एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे. The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War 1872-1871, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck. यहाँ पे लास्ट लेसन की सेटिंग के बारे में बात हुई है कि लास्ट लेसन जो है ये उन दिनों में सेट हुआ है जब फ्रैंको प्रशियन वॉर जो है वो चल रही थी. इसका टाइम पीरियड बताया है कि 1872-1871 ये वॉर जो है ये चल रही थी, जिसके बीच में फ्रांस जो है वो हार जाता है प्रशिया से. और उनको लीड कौन कर रहा था? बिस्मार्क. प्रशिया then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. प्रशिया की अगर बात की जाए तो उन दिनों में प्रशिया जो है वो इट वॉज अ पार्ट ऑफ जर्मनी, पोलैंड और कुछ पार्ट्स जो हैं ऑस्ट्रिया के वो भी इसके अंडर थे. इन द स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स. और ये जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स थी एल्सेस और लॉरेन के, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स थी ये प्रशियन हैंड्स में चली गई थी, मतलब जर्मन के अंडर चली गई थी. रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट अफेक्ट दिस हैड ऑन द लाइफ एट स्कूल. सो वी हैव टू रीड द स्टोरी टू गेट कि इसका जो क्या असर पड़ा उस टाइम पे स्कूल लाइफ पे. सो here is the story. I started for school very late that morning and was in great dread of scolding. Dread means fear, डर होना किसी चीज़ का, और scolding का मतलब आपको पता होगा रिब्यूक करना, डांटना. तो यहाँ पे नरेटर जो है वो हमें बता रहा है कि he started very late that morning. वो उसने अपने आप को रेडी करना था स्कूल जाने के लिए, बट उसको डर था कि उसको डांट पड़ेगी, स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स. एम हैमल जो उनके टीचर हैं उन्होंने उनको टास्क दिया है, कुछ क्वेश्चंस दिए थे ताकि वो पार्टिसिपल्स जो हैं उनके उस पर कुछ क्वेश्चंस उनको करेंगे, उनको वो लर्न करने थे. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम. और वो ये बता रही है यहाँ पे कि उसको उसके बारे में एक भी वर्ड नहीं पता था, मतलब उसको पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था. फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स. एक पल के लिए नरेटर ने सोचा कि आज उसको बाहर ही रहना चाहिए, उसको आज का दिन बाहर ही स्पेंड करना चाहिए. आउट ऑफ द डोर्स मीन्स कहीं बाहर रहना चाहिए, आउटडोर्स. इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, क्योंकि आज का दिन जो था वो बड़ा वार्म था, बड़ा ब्राइट था, प्लेजेंट था. द वर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स. जो पक्षी थे वो चहचहा रहे थे कहीं किनारे पे ट्रीज़ के ऊपर बैठ के. इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग. और अगर बात की जाए प्रशियन सोल्जर्स की तो वो ड्रिल कर रहे थे. ड्रिल मीन्स परेड जैसे करते हैं, वो परेड कर रहे थे. कहाँ पे? एक ओपन फील्ड था, यो एक 100 मील के बैक में था, बैक साइड था. 100 मील मीन्स जहाँ पे आपको पता लकड़ी काटने का काम हो, जहाँ कोई मिल हो या कोई आरा हो जिसको बोलते हैं हम. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स. टेम्पटिंग मीन्स
बहुत ज़्यादा एंटाइसिंग, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव या अट्रैक्टिंग। तो ये जो सीन था ये नरेटर को ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, ना कि जो उसको टास्क मिला था वो। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। लेकिन हमें वो ये बता रहा है कि उसके अंदर एक कंट्रोल करने की स्ट्रेंथ थी, ताकत थी। एंड आई हरीड ऑफ टू स्कूल। मैंने ये सब कुछ जो है इसको कंट्रोल किया, इसको ओवरकम किया और मैं स्कूल की तरफ तेज़ी से जाने लगा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. अब नरेटर यहाँ हमें बता रहा है कि जब उसने टाउन हॉल जो रास्ते में था उसको क्रॉस किया तो वहाँ पे कुछ भीड़ थी। बुलेटिन बोर्ड जो जिसको आप नोटिस बोर्ड भी कह सकते हो, न्यूज़ बोर्ड कह सकते हो, स्टैंड कह सकते हो, उसके ऊपर कुछ भीड़ जमा थी, उसके आगे पीछे लोग थे। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। क्योंकि पिछले 2 सालों से सारी बुरी खबरें जो थी वो इसी बुलेटिन बोर्ड के थ्रू आती थी, जैसे द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर। तो जैसे कुछ बैटल्स जो हैं, लड़ाई, यंग वॉर जो है वो हार जाती थी तो वो यहाँ पे पता चलता था। कुछ ड्राफ्ट हुई चीज़ें जैसे कोई प्लान है या किसी का कोई आउटलाइन है, डिसाइड किया है कुछ, कमांडिंग ऑफिसर ने कुछ ऑर्डर्स जो हैं वो निकाले हैं, सारे के सारे वो इसी बुलेटिन बोर्ड के थ्रू गांव वालों को पता चलते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और मैंने बिना रुके हुए अपने आप में ये सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या हो सकता है कि सारे लोग यहाँ पे एकदम से खड़े हैं। देन एज आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, और जब मैं तेज़ी तेज़ी से जाने लगा जितना जल्दी मैं जा सकता था, द ब्लैक स्मिथ, एक ब्लैक स्मिथ है यहाँ पे। और ब्लैक स्मिथ आपको पता होगा, एक वो इंसान हु मेक्स आयरन टूल्स, जो लोहे का काम करे, लोहार जिसको बोल सकते हैं। और वॉचर, वॉचर कैन बी द गार्ड, जो किसी भी चीज़ को गार्ड करे। होम जैसे घर के बाहर गेट कीपर होता है तो इस तरह से एक वॉचर होता है। हु वॉज देयर, ये वहाँ पे थे विद हिज अप्रेंटाइज। अप्रेंटाइज होता है ट्रेनी बोल सकते हो या फिर एक लर्नर बोल सकते हो, मतलब हु इज़ अंडर ट्रेनिंग। रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, जो वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड के पास खड़े होके उसकी न्यूज़ पढ़ रहे थे, उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई, डोंट गो सो फास्ट, इतना जल्दी मत जाओ। बब, बब मीन्स बॉय, स्मॉल लिटिल बॉय, यू कैन से, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम अपने स्कूल में जल्दी पहुँच जाओगे बिकॉज यू आर हैविंग प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। I thought he was making fun of me and reached M. Hamel's little garden all out of breath. मुझे लगा कि वो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और मैं एम हैमल जो हमारे टीचर थे उनके छोटे से गार्डन में पहुंच गया। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ मीन्स गैस्पिंग, जैसे हमें बहुत ज़्यादा सांस चढ़ जाती है। तो मैं वहाँ पे जब पहुँचा, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बसल, मतलब यूजुअली मतलब अक्सर जब स्कूल शुरू होता था तो एक बड़ा ज़्यादा नॉइज़ होता था हमारे स्कूल में, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि गली में ही खड़े होके कोई भी सुन सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन। अब यहाँ पे नरेटर हमें बता रहा है कि जब स्कूल शुरू होता था तो ओपन और क्लोज जो है डेस्क, जैसे बच्चे इधर से उधर उठा के अपना टेबल सेट करते हैं, तो ये साउंड जो है ये गलियों तक सुनाई दी जाती थी। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन मीन्स क्लब करके जैसे बच्चे चिल्लाते हैं, या फिर सारे इकट्ठे होके जब एक जो है वो शोर मचाने लगे। वेरी लाउड, यूनिसन मीन्स इकट्ठे होके बोलना। वेरी लाउड विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, हम अपने अपने कानों को
अपने हाथों से कवर कर लेते थे ताकि हमें अच्छे से समझ आए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर का रूलर होता था, रूलर पता होगा, जैसे कुछ ब्लैक बोर्ड पे लिखा होता है तो रूलिंग लाइंस पढ़ने के लिए हमें रोलर का यूज़ करना पड़ता है, तो दैट इज़ रूलर। तो उसकी जो साउंड है, रैपिंग मीन्स थंप करना, जैसे ढोल के ऊपर स्टिक्स के साथ ढोल बजाते हैं, तो उस तरह से वो टेबल के ऊपर उसको बार बार डंडे को या रूलर को थंप करना। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज आज सब कुछ मोशनलेस था, बहुत स्टिल था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, और मैं क्या करने लगा, मैं डिपेंड हो गया। काउंटेड ऑन मीन्स आई वॉज डिपेंडेड ऑन द कमोशन। कमोशन होता है कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए कोई नॉइज़ जो है वो प्रोड्यूस हो, कि कोई छोटा सा नॉइज़ प्रोड्यूस होगा तो मैं अपने डेस्क पे चला जाऊँ ताकि मुझे कोई देख ना सके, कोई नोटिस ना कर सके। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन हर चीज़ जो थी वो इतनी ज़्यादा शांत थी मानो जैसे आज कोई संडे मॉर्निंग हो। Through the window, I saw my classmates already in their places, and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. मैंने खिड़की से झांक के देखा, मेरे सारे के सारे क्लासमेट्स जो थे वो पहले ही उनकी सीट्स पे थे, और एम हैमल जो हमारे टीचर थे वो इधर से उधर चल रहे थे क्लास में। उनका एक टेरिबल आयरन रूलर था, मतलब भयानक टाइप का, हॉरिबल टाइप का, और उस रोलर को लेके वो उन्होंने अपनी आर्म के अंडर उसको रखा हुआ था और वो इधर से उधर वॉक कर रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। मुझे क्या करना पड़ा, मुझे डोर खोल के अंदर जाना पड़ा क्योंकि शोर तो बिल्कुल था ही नहीं। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। आप इमेजिन कर सकते हो कि मुझे कितना एम्बैरेसिंग लग रहा था और मैं कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा मैं सोच रहा था। एम हैमिल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली। एम हैमिल ने मुझे देखा और बड़े ही दयालु भाव से मुझे बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस। अपनी सीट पे तेज़ी से चले जाओ लिटिल फ्रांस। तो यहाँ पे हमें नरेटर का नाम पता चलता है, उसका नाम है फ्रांस। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरुआत करने वाले थे, ये एम हैमिल बोलते हैं। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। मैं जल्दी से बेंच की तरफ भागा, जंप करके भागा और मैं वहाँ पे फटाफट बैठ गया। Not till then, when I had got a little over my fright. जब मैंने अपने आप पे थोड़ा सा कंट्रोल किया, ओवरकम किया, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt and the little black silk cap all embroidered, that he never bore except on inspection and prize days. जैसे ही उसने अपने डर को काबू किया, वो अपने बैठ के रिलैक्स हुआ फ्रांस, वैसे उसने देखा कि उसका टीचर जो है आज तो वो बहुत अच्छे से ड्रेस्ड अप हुआ है। उसने एक फ्रिल्ड शर्ट पहनी है, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप पहनी है जो सारी की सारी एम्ब्रॉयडर्ड है, जिसके ऊपर काफ़ी डिज़ाइंस हैं, पैटर्न्स हैं। एंड ही नेवर बोर एक्सेप्ट, और उसने उस ड्रेस को कभी नहीं पहना, सिर्फ जब इंस्पेक्शंस होती थी या फिर प्राइज़ सेरेमनीज़ होती थी तभी वो सूट जो है वो पहना करते थे। बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम। आज सब कुछ बड़ा स्ट्रेंज लग रहा था, बड़ा ज़्यादा सीरियस लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द ब्लैक back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser, with his three-corner hat, the former mayor, the former postman, and several other besides. यहाँ पे जो है फ्रांस हमें ये बता रहा है कि सारा कुछ जो है वो बड़ा स्ट्रेंज था, सीरियस था, लेकिन जो एक चीज़ उसको सरप्राइज़ करी थी, उसको जिसको
देख के उसको परेशानी हो रही थी वो ये थी कि सारे के सारे बैक बेंचेस जो थे वो हमेशा ही खाली हुआ करते थे, लेकिन आज जो है कुछ गाँव के लोग जो हैं वो वहाँ पे आके बड़ी शांति से बैठे थे, जैसे हम लोग बैठा करते थे, मतलब बच्चे बैठते थे। उसमें ओल्ड हाउसर था, उसने 3 कॉर्नर वाली हैट पहनी थी, फॉर्मर कोई मेयर होगा, और एक फॉर्मर पोस्ट मास्टर था जो अभी उस पोजीशन पे नहीं थे, और कुछ और लोग भी थे उनके साथ। एवरीबडी लुक्ड सैड एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर। सब लोग जो है वो बड़े ही उदास लग रहे थे, और जो हाउसर है उसने अपने साथ एक ओल्ड प्राइमर लाया है। प्राइमर इज़, यू कैन से, छोटी सी बुक होती है जिसमें हम कुछ पढ़ें, तो वो अपने साथ लेके आए थे। कौन? ओल्ड हाउसर। उसके बाद थम्ब्ड एट द एजेस, जिसके एजेस जो थे, जैसे हम अपनी बुक पढ़ते हैं, काफ़ी पुरानी बुक हो गई हो तो उसके एजेस, पेज जो हैं या तो वो टॉर्न हो जाएं, फट जाएं या फिर मुड़ जाएं, तो इस तरह से प्राइमर की जो पेजेस थे वो थम्ब्ड थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने उसको अपने घुटनों पे खोल के रखा था। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उसके जो स्पेक्टिकल्स थे दे वर लाइंग अक्रॉस द पेजेस, मतलब उसने उसको उनके ऊपर रखा हुआ था। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं सब सोच रहा था और सरप्राइज था इन सबको सोचने के देखने के बाद, एम हैमिल माउंटेड हिज चेयर। एम हैमिल जो है वो अपनी चेयर के पास जाते हैं, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और बड़ी सीरियस और बड़ी जेंटल टोन के साथ वो ये बात बोलते हैं, विच ही हैड यूज टू मी, सेट माई चिल्ड्रन, जैसे उन्होंने मुझे बुलाया था। कहते हैं, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। तो ये लेसन जो है, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। बर्लिन से ये ऑर्डर आया है कि जर्मन जो लैंग्वेज है वो पढ़ाई जाएगी एल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स में। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो एंड दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। और ये जो है तुम्हारा जो नया मास्टर है वो कल यहाँ पे पहुँच जाएगा, और ये जो तुम्हारा लेसन है, लास्ट फ्रेंच लेसन, मैं ये चाहता हूँ तुम इसमें बहुत ज़्यादा अटेंटिव होके पढ़ो। विद अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। थंडर क्लैप मीन्स बड़ा ही ज़्यादा लाउड साउंड, कैन से, बड़ा ज़ोर से कोई बात जो है वो लगे, या फिर सरप्राइज़ जैसा लगे, जैसे गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है। तो ये वर्ड्स जो थे कि ये लेसन हमारा लास्ट लेसन है, ये वर्ड्स थंडर क्लैप की तरह थे मेरे लिए। ओह द रेचेस, दैट वॉज वट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। रेचेस मीन्स अनहैप्पी पर्सन, या फिर आप बोल सकते हो अभागे टाइप, जो किस्मत वाले ना हों। तो फ्रांस को ये लगता है कि ओ, मतलब जो पर्सन वहाँ पे खड़े थे बुलेटिन बोर्ड के पास, दे वर सो अनहैप्पी, दे वर सो अनफॉर्चुनेट, माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई। अब वो सोचता है कि ये मेरा लास्ट लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज में, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मुझे तो लिखना भी नहीं आता। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और मैं किस तरह से सीखूं? क्या सीखना चाहिए? कुछ नहीं सीखा मैंने। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, मुझे वहाँ रुक जाना चाहिए था। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मतलब मुझे कितना बुरा लग रहा है कि मैंने अपने लेसन्स को लर्न नहीं किया। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I could not give up. And Am Hamel too. The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. अब फ्रांस को बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है यहाँ पे कि मैंने क्यों ऐसा किया। मैं वर्ड्स के एक्स के पीछे भागता रहा, या फिर मैं
बुक्स जो थी वो मुझे हमेशा ही अनफ्रेंडली लगती थी, उन पे मुझे बहुत गुस्सा आता था कि वो कितनी हैवी हैं कैरी करने में। मेरी ग्रामर और मेरी हिस्ट्री, जो सेंट्स की हिस्ट्री थी, अब वो मेरे पुराने दोस्त जो हैं वो बन जाएंगे और मैं कभी भी इनको छोड़ नहीं सकता। एंड आई एम हैमिल टू, और अपने टीचर को भी नहीं। और ये जो आइडिया था दैट ही वॉज गोइंग अवे एंड आई शुड नेवर सी हिम अगेन मेड मी फॉरगेट। वो सारा का सारा जो था वो मुझे लग रहा था कि मैं अपने टीचर को फिर से देख नहीं पाऊँगा। और मुझे ये भी भूल गया कि उसका रूलर जो था और वो कितना क्रैंकी था। क्रैंकी मीन्स सम सॉर्ट ऑफ एसेंट्रिक, जिसको हम संकी बोल सकते हैं, स्ट्रेंज बोल सकते हैं। उसकी उनकी आदतों को वो अच्छा नहीं मानता था, लेकिन अब उसको ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। पुअर मैन, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old man of the village was sitting there in the back of the room. अब उसको ये सारा कुछ जो है वो समझ आ जाता है कि दिस इज़ द लास्ट लेसन, और ये इसलिए लग रहा था क्यों शांति थी स्कूल में, क्यों संडे मॉर्निंग की तरह सब कुछ लग रहा था, क्यों टीचर ने जो है फाइन क्लॉथ्स जो हैं वो पहने थे। अब उसको सब कुछ समझ आ गया था। क्यों गांव के लोग जो हैं वो लास्ट बेंचेस को कवर करके बैठे हुए थे उस कमरे में। इट वॉज बिकॉज देर वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। वो भी सॉरी फील कर रहे थे कि वो भी ज़्यादा स्कूल में नहीं गए। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। ये उनका एक तरीका था विलेजियर का या विलेज पीपल का, कि जो हमारे मास्टर को थैंक यू बोलने आए थे उसकी फेथफुल सर्विस के लिए, जो उसने 40 इयर्स अपनी लाइफ के हमारे स्कूल में कंट्रीब्यूट किए थे। हमारे गांव के लोग जो थे दे जस्ट वांटेड टू शो देयर रिस्पेक्ट, और साथ में रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री जो कि अभी उनकी नहीं रही थी। While I was thinking of all this, I heard my name called. जब मैं ये सब सोच रहा था तो मुझे लगा कि मेरा नाम जो है उसको बुलाया गया है, मुझे सुनाई दिया। It was my turn to recite. अब मेरी बारी थी बोलने की। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through? क्या होगा जब मैं पार्टिसिपल्स के रूल्स को बोल नहीं पाऊँगा? Very loud and clear and without one mistake. But I got mixed up on the first words and stood there, holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. मैं खड़ा रहा वहाँ पे क्योंकि मुझसे कुछ शुरू में कुछ शब्दों में गलती हो गई। मैंने अपने डेस्क को पकड़ा और मेरी हार्ट बीटिंग जो थी वो स्टार्ट हो गई एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ऊपर आंखें उठा के देख सकूं। आई हियर्ड एम हैमल से टू मी। मुझे लगा, मुझे सुनाई दिया कि एम हैमल जो है वो मुझसे बोल रहे हैं, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। सी हाउ इट इज़, देखो कैसे ये सब हो रहा है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हम रोज़ अपने आप से ये कहते हैं। वाह, वाह इज़ अ वर्ड, जब हम ये बोलना चाहते हैं छोड़ो इसको बाद में कर लेंगे, या एक्सप्रेशन ऑफ अनोइंस यू कैन से आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि मेरे पास बहुत समय है, मैं ये बाद में कर लूँगा या कर लूँगी। आई विल लर्न इट टुमारो, आज नहीं मैं इसको कल लर्न कर लूँगी। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब देखो कि तुम कहाँ पहुँच गए हो। आह, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस, यही जो है प्रॉब्लम आई है एल्सेस में। यहाँ पे फ्रेंच ना पढ़ाते हुए कल से जर्मन पढ़ाई जाएगी। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, सब कुछ जो है वो प्रोक्रेस्टिनेट होता रहा कि आज नहीं कल कर लेंगे। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से यू, और अब के लोग जो वहाँ पे आएंगे
या वहाँ पे आपको मिलेंगे, वो ये आपको बोल सकते हैं, उनको ये बोलने का हक है, हाउ इज़ इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। ना तुम अपनी लैंग्वेज को बोल सकते हो, ना तुम अपनी लैंग्वेज में कुछ लिख सकते हो। तो उन लोगों को ये हक होगा बोलने का कि तुम किस तरह से फ्रेंचमैन कहलाते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस, लेकिन तुम इतने बुरे नहीं हो फ्रांस। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रीअप्रोच आवर सेल्फ विथ। हमें अपने आप को धिक्कारने का भी हक है। आवर पेरेंट्स वर नॉट एंजियस इनफ टू हैव यू लर्न। योर पेरेंट्स, तुम्हारे जो माता पिता हैं वो इतनी चिंता में नहीं थे, इतनी टेंशन नहीं थी उनको कि तुम लोग जो हो वो पढ़ो। दे प्रिटेंडेड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स। वो चाहते थे, उनको प्रेफरेंस ये थी कि तुम काम करो या तो खेतों में या फिर मिल्स में, सो एज़ टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि तुम कुछ मनी जो है वो भी जनरेट कर सको। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो। वो अपने आप को भी बीच में लेके बोलते हैं कि मुझे भी अपने आप को दोषी ठहराना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। कि मैंने भी तो तुम्हें अपने फ्लावर्स को पानी देने के लिए बोला है, इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। तुम्हारे लेसन्स जो थे वो लर्न करने वाले होते थे। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, जब मुझे फिशेस पकड़नी होती थी, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, मैंने तुम्हें हॉलीडे छुट्टी नहीं दी। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमिल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। तो तब एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी एम हैमिल जो है वो बात करते रहते हैं फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. वो फ्रेंच लैंग्वेज की बहुत तारीफ़ करते हुए बोलते हैं कि ये एक लॉजिकल लैंग्वेज है, ये एक बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, वर्ल्ड में क्लियरेस्ट है। और साथ में कि हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो लोग जो हैं दे आर इंस्लेव्ड, तब तक उनको बंदी बनाया जा सकता है, गुलाम बनाया जा सकता है, जब तक वो अपनी लैंग्वेज को अच्छे से ना समझें। दे हैड द की टू देयर प्रिजन, मतलब तब तक उनको कोई प्रेजेंट नहीं कर सकता, कोई गुलाम नहीं बना सकता जब तक उनका लैंग्वेज के ऊपर होल्ड हो। देन ही ओपन द ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। तब वो एक ग्रामर की बुक खोलते हैं और हमारे सामने एक लेसन जो है उसको पढ़ते हैं। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। मैं इतना सरप्राइज हुआ, मुझे इतना ज़्यादा सरप्राइज़ लगा कि कितने अच्छे तरीके से मुझे समझ आ रहा है। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, सो ईजी। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली। जो भी उस टीचर ने बोला, एम हैमिल ने बोला, वो आज इतना ईजी लग रहा था, इतना ज़्यादा आसान लग रहा था कि मैंने ये सोचा कि शायद मैंने कभी इतना केयरफुली सुना ही ना हो। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और शायद उन्होंने इतने अच्छे से, इतनी पेशेंस से कभी कुछ पढ़ाया ही ना हो। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। ऐसा लग रहा था मानो वो आज सब पढ़ा देंगे जो वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में जानते हैं, एंड टू पुट इट ऑल इन टू आर हेड्स एट वन स्ट्रोक। और सारा का सारा एक ही बार में, एक ही झटके में वो हमें हमारे दिमाग में घुसा देंगे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर पढ़ाने के बाद उन्होंने हमें लेसन पढ़ाया राइटिंग के ऊपर। दैट डे एम हैमिल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस। उस दिन एम हैमिल जो है हमारे लिए कुछ कॉपीज़, न्यू कॉपीज़ लेके आए थे, रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड, फ्रांस एल्सेज, फ्रांस एल्सेज। They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom.
ऐसे लग रहा था जैसे छोटे छोटे झंडे जो हैं वो स्कूल रूम में हर जगह फ्लोट कर रहे हैं, हर जगह उड़ रहे हैं. हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ अर डेस्क. किसके साथ जुड़े थे वो? रॉड के साथ जो हमारे डेस्क के ऊपर रखी गई थी. यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज. तुम सबको देखना चाहिए किस तरह से कोई काम करता है. एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, कितना सब कुछ शांत था. द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर. और आज जो है वो सिर्फ एक पेन की साउंड और पेपर की साउंड ही प्रोड्यूस हो रही थी. मतलब सभी अपने अपने पेन्स को लिखने में बिजी रखे हुए थे. वंस some beetles flew in, but nobody paid any attention to them. कुछ इंसेक्ट्स जो हैं वो हमारे रूम में आ गए, लेकिन आज किसी का भी ध्यान उनके ऊपर नहीं था. Not even the littlest one, who worked right on tracing their fish hooks, जो अपनी फिश हुक्स को ट्रेस करने में बिजी होते थे. इवन वो भी आज पढ़ाई कर रहे थे. पढ़ाई में इतने ज़्यादा बिजी थे कि आज कुछ भी वो देख नहीं पा रहे थे. As if that was French too. On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself. और हमारे रूम के छत के ऊपर कुछ कबूतर जो हैं वो कू साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे, और मैंने ये सोचा, विल दे मेक दम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स. क्या जो जर्मन है वो पिजन्स को भी जर्मन लैंग्वेज में कू करना सिखाएंगे. Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in the little school room. जब भी मैं काम करके लिख के ऊपर देखता तो मुझे लगता कि एम हैमल जो हैं वो स्टिल होके बैठे हैं उनकी चेयर में. वो ये देख रहे हैं, कभी एक चीज़ को देखते हैं, कभी दूसरी को देखते हैं, जैसे कि वो अपने दिमाग में फ़िक्स करना चाहते हैं कि हमारे छोटे से कमरे में कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी है. फैंसी फॉर 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. अब यहाँ पे फ्रांस जो है वो हमें बताता है कि वो फैंसी मीन्स वो इमेजिन करता है कि कितना, मतलब किस तरीके से वो इमेजिन करता है कि 40 ईयर जिस इंसान ने एक जगह को दे दिए जहाँ पे बाहर उसका गार्डन है. विंडो के बाहर देखो तो गार्डन है, और विंडो के अंदर वाली साइड देखो तो उसका एक क्लासरूम है. यहाँ पे वो बच्चों को पढ़ाते हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इमेजिनेशन फ्रांस इज़ डूइंग. जस्ट लाइक दैट only the desks and benches had been worn smooth. The walnut tree in the garden were taller. The hop-vine that he had planted himself twined about the window to the roof. उसी तरह से अगर हम बात करें तो डेस्क जो हैं, बेंच जो हैं, वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो चुके हैं. वॉलनट ट्रीज़ जो उन्होंने बाहर लगाए थे वो बहुत लंबे हो चुके हैं, अखरोट के जो पेड़ हैं. हॉप वाइन ये एक तरह की बेल होती है जिसको उन्होंने खुद लगाया था, और वो अभी टेंगल कर चुकी है, मतलब अटक चुकी है, विंडो से छत की तरफ जा रही है. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, लीव इट ऑल, पुअर मैन, टू हेयर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट द रूम अबव, पैकिंग देयर ट्रंक्स, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे. अब उसको, एम हैमल को ये सब कितना बुरा लग रहा होगा, उनके दिल में कितना दुख होगा कि ये सब चीज़ें जो उन्होंने खुद प्लांट की थी उनको वो छोड़ के जा रहे हैं. फिर आगे नरेटर हमें ये सुनाते हैं कि जब वो सुनते हैं कि उनकी सिस्टर जो है वो चल रही है उनके रूम के ऊपर. क्यों? क्योंकि वो पैकिंग कर रही है, उनके ट्रंक्स को पैक कर रही है जिसमें वो सामान जो है वो तैयार कर रहे हैं. फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको दूसरे दिन, अगले दिन इस कंट्री को छोड़ के जाना है. बट ही हैड द करेज टू हेयर
एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन उनके बीच में हर चीज़ को ओवरकम करने का एक हौसला था। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन द हिस्ट्री एंड देन babies chanted their ba, बी, बू, बू। राइटिंग के लेसन के बाद हमारा लेसन जो था हिस्ट्री में स्टार्ट हुआ और जो बच्चे थे वो अपना चैंटिंग करना स्टार्ट हो गए टीचर के पीछे, साउंड जैसे बा, बी, बू, बू। डाउन देयर द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन his spectacles and holding his primer in both hands। अगर हम ओल्ड हाउसर की बात करें जो कि पीछे बैठे हुए थे उसी रूम में, तो उन्होंने अपनी ऐनक जो है वो रखी हुई थी और उनका जो छोटी सी बुक थी उनके हाथ में, उनको वो दोनों हाथ से खोले हुए थे, पकड़े हुए थे। स्पेल द लेटर्स विद देम, वो भी बच्चों के साथ चैंटिंग कर रहे थे, स्पेलिंग बोल रहे थे। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन। और हम ये देख सके कि वो भी रो रहे थे, उनकी वॉइस जो थी वो शिवर कर रही थी, उनके अंदर इमोशंस थे। एंड इट वॉज सो फनी टू हेयर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई। मतलब उनकी आवाज़ सुन के हमें इतना फ़नी लग रहा था कि हम चाहते थे कि हम हंसें और रोएं। हाउ वेल आई रिमेंबर्ड इट द लास्ट लेसन। अब फ्रांस बोलता है कि कितने अच्छे तरीके से मुझे लास्ट लेसन जो है वो याद है, याद हुआ। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। एकदम से आवाज़ आई कि चर्च की जो घड़ी है उसके अंदर से एक साउंड प्रोड्यूस हो रही है कि उसने 12 बजा दिए। Then the Angelus, at the same moment, the trumpets of the Prussian returning from drill sounded under our window। उसके बाद वो बताते हैं कि यहाँ पे जब चर्च की घंटी बजती है, 12 बजे का टाइम जो है वो पता चल जाता है। और यहाँ पे आपने वर्ड पढ़ा एंजलस। एंजलस का मतलब होता है कि एक बेल बजती है जब चर्च में सब प्रेयर करने जाते हैं। तो ये टाइम था जब सारे के सारे प्रेयर्स के लिए जाते हैं। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियन। ट्रम्पेट्स मीन्स जब सारे के सारे प्रशियन सोल्जर्स जो है वो कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट की साउंड जो है वो होती है, उसके साथ वो लोग क्या करते हैं, रिटर्न कर रहे हैं ड्रिल। जैसे ड्रिल में कुछ भी जो इंस्ट्रूमेंट बजाया जाए, साउंडेड अंडर आवर विंडो, तो हमारी विंडो के बगल में ही हमें वो साउंड जो है वो लग रही थी। एम हैमिल स्टूड अप वेरी पेल। एम हैमिल जो है वो खड़े हो जाते हैं और बड़े ही उदास होते हैं, वो उनका रंग एकदम से पीला पड़ गया होता है। इन हिज चेयर आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। और वो कहता है, फ्रांस कहता है कि मैंने उनको इतना उदास कभी नहीं देखा। माई फ्रेंड सेड, माई फ्रेंड्स, एम हैमिल बोलते हैं, मेरे फ्रेंड्स, सेड ही, आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। वो अपने सभी जो बैठे हैं वहाँ पे रूम में, क्लास में, उनको वो माई फ्रेंड्स कह के संबोधित करते हैं, लेकिन कुछ कहने से पहले ही उनके गले में ऐसा लगता है कि कुछ अटक गया है, उनके गले को किसी चीज़ ने ब्लॉक कर दिया है और वो कुछ भी बोल नहीं पाते। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और वो अपने आप को ब्लैक बोर्ड की तरफ मोड़ते हुए टुक अ पीस ऑफ चॉक, एक चॉक का पीस जो है वो हाथ में पकड़ते हैं। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और जितना वो इमोशंस अपने अंदर कंट्रोल कर सकते हैं उतना इमोशन कंट्रोल करने के बाद, ओवरकम करने के बाद, ही रोट एज मच एज ही कुड, वो जितना बड़ा लिख सकते थे उतना बड़ा वो लिखते हैं, बीवा ला फ्रांस। बीवा ला फ्रांस जो है यहाँ पे वो लिखने का मतलब है कि फ्रांस जो है, लॉन्ग लिव फ्रांस, अमर रहे, फ्रांस हमेशा जो है वो अमर रहे। Then he stopped and leaned his head against the wall। तब वो रुक जाते हैं और अपने हेड को उस दीवार के अगेंस्ट जो है वो रख लेते हैं, बेंट कर देते हैं।
एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना कुछ बोले हुए ही मेड ए जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, वो एक इशारा जो है अपने हाथों से करते हैं। स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो। डिसमिस का मतलब होता है स्कूल क्लोज हो चुका है। यू मे गो मतलब आप सभी अपने अपने घरों को जा सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लास्ट लेसन explanation, which I think that I have given. I have made it so easy for all of the students of 12th standard. They can get it in a very good note. एक बार आप इसको पढ़ोगे या फिर सुनोगे तो आई थिंक यू विल गेट होल समरी each and everything which has happened in this story. So यहाँ पे हमें ये जो है मॉरल मिलता है इस लेसन से, हमें प्रीचिंग्स मिलती हैं कि वी शुडेंट प्रोकास्टिनेट आवर वर्क। जो हमारा आज का काम है वो हमें आज ही ख़त्म कर लेना चाहिए, उसको हमें कभी भी कल के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। तो विद दिस होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू हेयर। So after this video I'll try to make another video on this question and answer of this lesson in an easy way. Thank you so much. Thank you for listening this story. Stay safe, stay healthy at your homes. Enjoy your online classes too.